अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि कार्लोस लिमिटेड इज अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ सैटेलाइट फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स। अच्छा, सैटेलाइट इज ऑफ सच नेचर दैट ओनली द सब्जेक्ट कस्टमर कैन टेक इट्स बेनिफिट। सर, स्पेशलाइज्ड एसेट है ये चीज़ समझ में आती है। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ही इससे बेनिफिट ले सकता है। किसी और कस्टमर की तरफ अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो मुझे इसमें मेजर चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन 3 years। डिटेल ऑफ द रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एज अंडर। अच्छा, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है 3 सालों के लिए, फिर उसके बाद कॉस्ट टू डेट गिवन है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको गिवन है। अच्छा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 20, 55 और 100% आ रही है। ठीक है। और नीचे बोल भी रहा है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज डिटरमाइंड यूजिंग आउटपुट मेथड एंड द अबव एस्टिमेट्स आर कंसिडर्ड करेक्ट। तो सर, अगर वो बोल रहा है आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन दे रहा है तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सर, व्हाट इफ़ आपकी कैलकुलेटेड स्टेज ऑफ कंप्लीशन और सवाल की गिवन स्टेज ऑफ कंप्लीशन में डिफरेंस आ रहा हो। जैसे अगर इस सवाल में आप चेक करें 50,000 और 150,000, इससे अगर आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालें तो आपके पास 25% आ रही होगी। सही। आप फिर भी 20% को ही लेकर काम करेंगे। जो सवाल ने आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई है आप उसी की बुनियाद पे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वर्किंग अगर मैं शुरू करूं। सर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल ने बताई हुई है। फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 कितनी कितनी 20%, 55% एंड 100%। इसी की बुनियाद पे मैं अपनी पहली वर्किंग बनाऊंगा एज एट पी एन एल फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। रेवेन्यूज़ अगर मैं लिखना शुरू करूं। सर, ईयर 1 का रेवेन्यू है 250,000 और स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 20%, तो इस हिसाब से रेवेन्यू दैट शैल बी बुक्ड इन ईयर 1 इज़ 50,000 रुपीज़। सिमिलरली जब इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने जाता हूँ, सवाल ने मुझे बोला 50,000 का ही हमने खर्चा किया है तो यही लिख दिया मैंने, और ग्रॉस प्रॉफिट पहले साल में मेरे पास 0 का आया। अच्छा, जब ईयर 2 पे गया तो मेरी 260,000 का रेवेन्यू से रेवेन्यू में से 55% काम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो 55% बुक कर लूँगा जो कि बनता है 143,000। और कॉस्ट जो मैंने इनकर करी है वो है 117,000। दोनों को नेट कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आता है 26,000 रुपीज़ का। ईयर 3 में मैंने 275,000 पूरे 100% कमा लिए, और इसके लिए जो कॉस्ट इनकर करी है वो 225,500 की इनकर करी है, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है 49,500 का। ठीक है। अच्छा, एज एट पी एन एल हो गया। अब किसकी बारी है? नेक्स्ट इज फॉर द ईयर पी एन एल, जो मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट भी है। फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। रेवेन्यूज़ में कैसे लिखूंगा? सर, ऊपर से उठा, पहले साल का तो पहले ऊपर से ही आ जाएगा। कितना? 50,000 रुपीज़ का। कॉस्ट कितनी इनकर करी 50,000 के लिए? मैंने 50,000 की ही कॉस्ट इनकर करी, तो देयरफॉर देयर इज़ नो ग्रॉस प्रॉफिट इन ईयर 1। अच्छा, जब मैं ईयर 2 के पास जाता हूँ तो मुझे ईयर 2 तक बुक करना है टोटल 143,000, जिसमें से 50,000 मैं पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो ईयर 2 में मुझे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए सर? 93,000 का। सिमिलरली 117,000 की कॉस्ट मैंने इनकर करनी है ईयर 2 के एंड तक। 50,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो ईयर 2 में जो कॉस्ट रिकॉर्ड होगी वो होगी 67,000 की। दोनों का डिफरेंस ले लिया तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 26,000 रुपीज़ का। ईयर 3 में भी यही कहानी सर। 275,000 का रेवेन्यू मुझे बुक करना है टोटल। 143,000 का मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो 132,000 का रेवेन्यू मजीद मैं रिकॉर्ड करूँगा ईयर 3 पे। और कॉस्ट की अगर बात करूँ तो 225,500 मुझे कॉस्ट टोटल इनकर करनी है, टोटल रिकॉर्ड करनी है। 117,000 मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो 108,500 की कॉस्ट मैं मज़ीद रिकॉर्ड कर लूँगा और मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 23,500। सर, इन दोनों फिगर्स को अगर मैं सम करूँ तो मैं 49,500 पे पहुँच जाता हूँ। तो मतलब मैंने अपनी वर्किंग सही से रिकॉर्ड, अपना रेवेन्यू सही से रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम।